गुड इवनिंग भाई। जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से मैं सानू कुमार चंदन इस हमारे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज है अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लेक्चर नंबर 3। आज है अपना लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए 2 मिनट, सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से भाई। आज है अपना लेक्चर नंबर 3, है ना। एक बार बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। एक बार जल्दी से आप बता दें, कमेंट करें सभी लोग कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए, 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर इंजीनियरिंग हब की तरफ से जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना, उसके लिए एक बेहतरीन सा ऑफर है। आप लोग सभी लोग जुड़े, है ना, और अपनी तैयारियों को एक नया मुकाम दें। उसके लिए हम लोग सभी टीम, हम लोगों की टीम आपके लिए लगी हुई है। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग रागर साहब। चलिए, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, थोड़ा सा 2 मिनट का रिवीजन हो जाए, है ना। 2 मिनट का रिवीजन हो जाए तो फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या था कि रजिस्टिंग फोर्स, स्ट्रेस क्या था कि जो आपका रजिस्टिंग फोर्स था, रजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, रजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। प्रतिरोधक बल बटे आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही मेरा क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। जबकि हमने बताया था कि जो आपका स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस एक तरह का कैसा क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है ना। स्ट्रेस कैसा क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। तो टेंसर क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसा क्वांटिटी जिसको दिखाने के लिए, ऐसा क्वांटिटी जिसको दिखाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? परिमाण, दिशा और तल, ये 3 चीज की जरूरत होती है ना। परिमाण, दिशा और तल, यदि ये 3 चीजों की 3 चीज है तो हम लोग बोलेंगे क्या, कैसा क्वांटिटी होता है? टेंसर क्वांटिटी। हमने स्पष्ट रूप से बताया था क्लास में कि यदि आपको ऑप्शन में टेंसर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग फिर किस पे जाएंगे? अदिश राशि पे जाएंगे, है ना। फिर वहां पे आप किस पे तरफ जाएंगे? अदिश राशि की तरफ जाएंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि अदिश राशि सही है, लेकिन टेंसर यदि नहीं है तो आप लोग अदिश राशि की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने बताया कि स्ट्रेस जो है वो 3 तरह का था। पहला था नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा शियर स्ट्रेस, है ना, और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में, नॉर्मल स्ट्रेस में जो आपको फोर्स लगता है, नॉर्मल स्ट्रेस में जो फोर्स लगता है ना, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल स्ट्रेस में जो आपका फोर्स लगता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगता है। जबकि शियर स्ट्रेस में, शियर स्ट्रेस में क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया के दिशा में लगता है। जो फोर्स आपका लगता है वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया के दिशा में लगता है। और हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात हम लोग सोम में नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात हम लोग फ्लूइड में करते हैं, है ना। तो ये अपना स्ट्रेस से कुछ रिलेटेड था। चलिए, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं। लास्ट जो हम लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट टॉपिक किया था वहां से आगे को अब आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देंगे। लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक में हमने किया था हुक्स लॉ। क्या किया था? हुक्स लॉ, ध्यान देंगे, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट हमने लिखा था कि जो मेरा हुक के नियम के अनुसार
जो आपका बल प्रतिबल है वो आपके क्या होता है, विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो आपका स्ट्रेस है वो आपके स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस है तो नॉर्मल स्ट्रेन हो जाएगा, यदि शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेन हो जाएगा, यदि आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। जिस तरह का स्ट्रेस है उसी के रेस्पेक्टिव आपका यदि स्ट्रेन है तो वहां पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हुक्स लॉ। चलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान देंगे, हुक्स के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं क्या कि जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। हमने यहां तक किया था। अब ध्यान देंगे, यदि मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस बराबर हो जाएगा, स्ट्रेन को हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा और गुना स्ट्रेन हो जाएगा, है ना। अब स्ट्रेस को हम लोग लिख सकते हैं क्या, फोर्स बटे एरिया, है ना। फोर्स बटे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है तो लिख सकते हैं स्ट्रेस को क्या, फोर्स बटे एरिया, है ना। आज पहली बार लाइव देख रहा हूं, हाँ जी, फोर्स बटे एरिया। और यदि आपका नॉर्मल स्ट्रेस है तो आपको हमने बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस के केस में जो कांस्टेंट होता है वो यंग्स मॉडुलस होता है, यंग का मापांक होता है ना, यंग का मापांक होता है नॉर्मल स्ट्रेस के केस में। यदि मैं इसको बोलूं कि भाई ये नॉर्मल स्ट्रेस है तो ये क्या, कैसा स्ट्रेन होगा जी, नॉर्मल स्ट्रेन होगा। और ये कांस्टेंट फिर क्या हो जाएगा आपको, ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यंग का मापांक हो जाएगा। चलिए मैं इसको ऐसा ही लिख देता हूं, एक सेकेंड रुक जाइए। तो हम लोग इसको नॉर्मल स्ट्रेस लिख देते हैं। चलिए ध्यान देंगे, हम स्ट्रेस नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, है ना, समान प्रतिबल। तो नॉर्मल स्ट्रेस के केस में ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, यंग का मापांक कहलाता है। क्या कहलाता है, यंग का मापांक, है ना। तो ये क्या कहलाता है, यंग्स मॉडुलस कहलाता है, यंग्स मॉडुलस कहलाता है। और अभी हमने बताया कि हुक्स के लॉ के अनुसार जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो डायरेक्ट रिलेशन है वो जैसा स्ट्रेस है वैसा ही स्ट्रेन होगा। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस लिया है तो स्ट्रेन भी कैसा होगा, नॉर्मल स्ट्रेन होगा। तो ये कैसा स्ट्रेन होगा, नॉर्मल स्ट्रेन होगा, नॉर्मल स्ट्रेन होगा। चलिए अब नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बटे एरिया, है ना, या पी ले लीजिए, हमने स्टार्टिंग में पी लिया था, पी ही ले लीजिए, फोर्स बटे एरिया। यंग्स मॉडुलस को ई से लिखते हैं और स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से लिखते हैं। तो फोर्स बटे एरिया बराबर यंग्स मॉडुलस इनटू क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। चलिए ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि एरिया को इस साइड गुना कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा जी, P बराबर E गुना A, और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यदि हम यहां से चेंज इन लेंथ निकाल लें, डेल्टा एल निकाल लें, तो डेल्टा एल बराबर हमारे पास फॉर्मूला बन के आ रहा है क्या, पी एल बाय ए ई, पी एल बाय ए ई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चेंज इन लेंथ को निकालने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको नोट डाउन करेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेंज इन लेंथ का ये फार्मूला है, यहाँ से इस फार्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्या कि चेंज इन लेंथ बराबर क्या होता है, पी एल बाय ए ई, है ना। आपको ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है, ये क्या है इतना बड़ा आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि चेंज इन लेंथ मतलब लंबाई में जो परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, पी एल बाय ए ई, जहां पे पी क्या है, मेरा अप्लाइड लोड है, बाहरी बल है, एल क्या है, जो आपका प्रारंभिक लंबाई है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ई क्या है, आपका यंग मापांक है। ठीक है, चलिए हम इसको नए पेज पे हम फिर से फार्मूले को लिख रहे हैं, नए पेज पे हम फिर से फार्मूले को लिख रहे हैं। क्या आया, डेल्टा एल बराबर क्या हो गया, पी एल बाय ए ई, है ना, पी एल बाय ए ई। यहां डेल्टा एल क्या है, लंबाई में परिवर्तन, क्या है, लंबाई में परिवर्तन, है ना,
लंबाई में परिवर्तन। यदि यूनिट की बात करें तो लंबाई में परिवर्तन mm में हो लेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद P क्या है मेरा, बाहरी बल है, बाहरी बल है ना। अप्लाइड लोड है, बाहरी बल है, और बाहरी बल को हम लोग न्यूटन या किलो न्यूटन में लेंगे। यूनिट को किस में लेंगे, न्यूटन या किलो न्यूटन में लेंगे। एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई है। एल क्या है आपका, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई है, इसको भी हम लोग mm में लेके चलेंगे। स्टार्ट हम लोग बता देते हैं आपको कि जो हम लोग सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात करते हैं, यहाँ पे हर लंबाई को mm में लेते हैं, है ना। बाकी आप मीटर में भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, बाकी स्टैंडर्ड जो है हम लोग mm में लेके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे है, ए क्या है, ए है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं इंग्लिश में इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। इसका मात्रक हम लोग mm² में लेके चलेंगे। और ई क्या है आपका, ई क्या है आपका, यंग का मापांक, यंग का मापांक है। ई क्या है आपका, यंग का मापांक है। और यंग के मापांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर mm², न्यूटन पर mm²। इस मात्रक में हम लोग लेके चलेंगे, न्यूटन पर mm² या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी आपको ध्यान रखना है कन्वर्जन करते समय कि आपका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या कोई किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या इसमें, तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ पहले बढ़ेंगे। जो हमने ये फॉर्मूला कराया है इस पे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। जल्दी से बताइए, किसी भी दोस्त भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताइए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए आज क्वेश्चंस को हम अपने हाथों से लिखेंगे, है ना। आज टाइप कर नहीं पाए हैं तो क्वेश्चंस को हम अपने हाथों से लिखेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, एक स्टील की मूल लंबाई 200 मिलीमीटर है। एक स्टील की मूल लंबाई 200 मिलीमीटर है तथा 20 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव, 20 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव भार लगाने के बाद अंतिम 200.2 mm है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है जी, चलिए हिंदी में कुछ गड़बड़ है, बाकी हम उसको कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द स्ट्रेन, है ना। विकृति ज्ञात करिए, विकृति ज्ञात करें। चलिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंदी में जो मेरे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में प्रॉब्लम है लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने अपने भाषा में बना दिया है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक स्टील की मूल लंबाई मतलब इनिशियल लेंथ 200 mm है और 20 किलो न्यूटन का उसके ऊपर हम लोग क्या लगाए हैं, फोर्स लगाए हैं। अब फोर्स लगाने के बाद उसकी जो लंबाई है वो 200.2 mm है ना। तो कह रहा है कि विकृति ज्ञात कीजिए, विकृति ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा, कमेंट कीजिए आप लोग आंसर इसका, सभी भाई बंधु इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या इसका आंसर आएगा। एक स्टील की मूल लंबाई 200 mm है तथा 20 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव भार लगाने के बाद अंतिम 200.2 mm है, तो विकृति ज्ञात कीजिए, विकृति ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है, एक बार जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, है ना। ऑप्शन दे दें क्या, ऑप्शन दें क्या, चलिए ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन है 0.01, बी है 0.1, सी है 0.001, और
डी है 0.001, 0.0001। चलिए बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है। करण भाई का आंसर आ गया है करण पनवर का 0 मतलब ऑप्शन नंबर डी, करण पनवर का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। अब ऑप्शन दे दिए हैं करण, ऑप्शन दे दिए हैं भाई, तो आप जल्दी से बताइए। बाकी लोग, दिनेश बोल रहे हैं कि सर आपको पहली बार लाइव देख रहा हूं, है ना। एक्चुअली हमारे सेटअप पे यूट्यूब पे लाइव लेने में थोड़ा सा कुछ एरर वगैरह आ जाता है, तो आज भगवान की कृपा से आज एरर अभी तक तो नहीं आया है, तो हम लोग लाइव आ रहे हैं। बाकी अपनी क्लास ऐप पे चलती है ना। और जो भी भाई बंधु आज बिल्कुल पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी के अवसर पर इंजीनियरिंग हब की तरफ से आप लोग के लिए एक विशेष ऑफर है ना। अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम की तरफ ले जाइए और हमारे साथ जुड़ें, ऐप को डाउनलोड करें, है ना। प्ले स्टोर पे जाएं, इंजीनियरिंग हब को डाउनलोड कीजिए और अपने तैयारी को जारी रखिए। चलिए, क्या आया भाई आंसर? क्या आया आंसर? बीरू रागर का डी आ रहा है, इजराइल खान का ए आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं, है ना। अरे हमसे यहां पे पूछा है भाई क्या, स्ट्रेन बताइए, है ना, विकृति बताइए, स्ट्रेन बताइए। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। लंबाई में परिवर्तन बटे ओरिजिनल लंबाई, है ना। लंबाई में परिवर्तन बटे ओरिजिनल लंबाई। लंबाई में परिवर्तन को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल लंबाई माइनस इनिशियल लंबाई बटे इनिशियल लंबाई, है ना। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ कितना है जी? 200.2, है ना। तो हो जाएगा 200.2 माइनस इनिशियल लेंथ कितना है? 200। इनिशियल लेंथ कितना है आपका? 200, और नीचे भी हो जाएगा 200। तो जब आप 200.2 में से 200 घटाएंगे तो 0.2 आएगा। क्या आएगा? 0.2 आएगा। और नीचे है आपको 200, नीचे है आपको 200, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, तो नीचे आपको 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.001 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है ना। खान साहब गलती कर दिए, है ना। चलिए अब सॉरी लिख रहे हैं, अभी भी आपका गलत है खान साहब। नहीं नहीं नहीं, डी नहीं होगा भाई, सॉरी, डी नहीं होगा, सी होगा, सी होगा। क्यों? 200 है, 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 1 2 3, सी होगा। इसका आंसर सी होगा, है ना। इसका आंसर भाई सी होगा, है ना। सी होगा या क्या होगा? जल्दी से बताइए एक बार। सी होगा? अरे कमेंट करो भाई, आसान क्वेश्चन था, सी होगा ये, है ना। जल्दी से बताइए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। समझ में आया? खान साहब, करण पनवर, राजकुमार मीना, वीरू रागर, जल्दी से बताइए, है ना। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करण पनवर डी बोल रहे, नहीं भाई सी होगा, करण सी होगा। एक बार मिला लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक इस्पात बार में एक इस्पात बार में कितना दीर्घकरण होगा, कितना दीर्घकरण होगा अगर उसका अनुप्रस्थ काट का आयाम, अनुप्रस्थ काट का आयाम 40 mm गुना 40 mm है। 40 mm गुना 40 mm है। आगे है 250 mm है, और यह
और यह 250 किलो न्यूटन के अक्षीय संपीड़न भार के अधीन है। संपीड़न भार के अधीन है। अगर बार की लंबाई 4 मीटर है, अगर बार की लंबाई 4 मीटर है और आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 250 गीगा पास्कल, है ना। ऑप्शन है आपके लिए ए नंबर 2.5, बी है 1.25, सी है 2 और डी है आपके लिए 1.5, है ना। हाँ, अब खान साहब पूछ रहे हैं कि दीर्घकरण क्या होता है। चेंज इन लेंथ। खान साहब चेंज इन लेंथ निकालना है, मतलब यहां पे मुझे डेल्टा एल निकालना है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है। चलिए आज माफी के साथ माफी मांगना चाहेंगे आपसे कि मैं आज क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाया हूं, ठीक है, तो हाथ से ही लिख रहे हैं, है ना। बाकी आपको पता है कि हम क्वेश्चन हमेशा टाइप करके ही रखते हैं। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा, है ना। एक इस्पात बार है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमको चेंज इन लेंथ निकालना है। अगर उसका अनुप्रस्थ काट का आयाम 40 mm गुना 40 mm है ना, 40 mm गुना 40 mm का उसका अनुप्रस्थ काट है और यह अक्षीय संपीड़न भार के अधीन है। 250 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, 250 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ना। तो और साथ ही साथ उसकी लंबाई 4 मीटर दिया हुआ है और यंग्स मॉडुलस 250 गीगा पास्कल है, 250 गीगा पास्कल है। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। चलिए पहले आपको एक बार इसका हम डायग्राम बना देते हैं, आपको दिखेगा क्या दिया हुआ है। एक इस्पात बार है, देखेंगे ये आपका इस्पात बार है, ये आपका इस्पात बार है जिसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है 250 किलो न्यूटन का, 250 किलो न्यूटन का, है ना। ये आपका इस्पात है और इसकी लंबाई आपको 4 मीटर दिया हुआ है, इसकी लंबाई 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल है, देखिएगा आप अधिकांश समय देखे हैं कि क्रॉस सेक्शन जो है वो वृत्ताकार होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। इस्पात जब आप रॉड वगैरह देखते हैं, घर का जो बीम वगैरह देखते हैं, तो घर का बीम क्या होता है, जब उसको साइड से देखते हैं तो वो कैसा होता है, वर्गाकार या आयताकार होता है। तो इस बार क्या दिया हुआ है आपको, वर्गाकार दिया हुआ है। इस बार जो आपको बीम दिया हुआ है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, वर्गाकार है ना। तो वर्गाकार है तो ये 40 mm बाय 40 mm का है ना, 40 mm बाय 40 mm का है। ये फ्रंट व्यू है और ये आपका क्या है, साइड व्यू है ना। ये आपका क्या है, साइड व्यू है। चलिए तो आपको क्या करना है, चेंज इन लेंथ निकालना है ना। सब कुछ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, यंग्स मॉडुलस भी आपको दिया हुआ है 250 गीगा पास्कल, है ना, 250 गीगा पास्कल। यदि आप लोग रिवीजन किए होंगे तो लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सारा कन्वर्जन कराया हुआ था, ठीक है। चलिए तो अब डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला होता है भाई, PL बाय AE। क्या होता है, PL बाय AE, यही होता है। जो P क्या है, मेरा अप्लाइड लोड है। तो अप्लाइड लोड देखिए कितना है, 250 किलो न्यूटन है। क्या है, 250 किलो न्यूटन। तो लिखिए यहाँ पे 250 किलो न्यूटन, है ना। किलो न्यूटन में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई आपका क्या है, 4 मीटर है ना, 4 मीटर है। तो आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं
या चाहे तो फिर आपको इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको मीटर में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में ही रहने देते हैं, है ना। तो लंबाई कितना है आपका 4 मीटर, नहीं मीटर मत कीजिए, फिर ये ज्यादा छोटा हो जाएगा, एमएम में ही चेंज कीजिए, ठीक है। चलिए तो 4 मीटर है, एमएम में चेंज करेंगे तो 4000 एमएम हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 4000 एमएम, है ना। एरिया जो है यदि वृत्ताकार है तो π/4 d स्क्वायर होगा, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो 40 गुना 40 क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो 40 गुना 40 एमएम में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यंग्स मॉडुलस को यहां बदलना पड़ेगा भाई, यंग्स मॉडुलस को बदलना पड़ेगा। तो यंग्स मॉडुलस देखिए क्या दिया हुआ है, 250 गीगा। गीगा का क्या मतलब होता है, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। और पास्कल होता है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो इसको चेंज कर लेते हैं, यहां पे देखेंगे तो क्या आएगा, 250 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन। एक एमएम में कितना है, 1 मीटर में कितना एमएम जी, 10 की पावर 3। तो यहां स्क्वायर है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 एमएम स्क्वायर हो जाएगा। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 को किलो भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 250 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आपको इतना यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है, हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सारा यूनिट कन्वर्जन को लिखाया है ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 250 को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 250, सारा यूनिट सेट हो गया है, सारा यूनिट आपको सेट हो चुका है। तो 250 से 250 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 40/16। क्या बचा आपको, 40/16, 40/16। और कटा लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 20, 10 से कटा लीजिए डायरेक्ट, है ना। तो 10 चौके 4 से कटाइए तो इधर हो जाएगा आपको 10, इधर हो जाएगा 4, तो ये आ गया 2.5 mm। क्या आ गया, 2.5 mm। mm में आएगा, हनुमान जी लिख रहे हैं 0.5 mm। ऑप्शन में है क्या 2.5 mm, देखिए जरा 2.5 mm ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। यूनिट का खेल है जी, यदि आप यूनिट गड़बड़ा दिएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। करण पनवर ऑप्शन मिलाइए एक बार, ऑप्शन को मिलाइए एक बार, बताइए सही है या गलत है। ऑप्शन को मिलाइए एक बार, बताइए सही है या गलत है, जल्दी से बताइए। तो इस तरह का ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह ये जो हमने पढ़ा अभी, ये एक सिंपल क्वेश्चन को हमने पढ़ा है ना। जल्दी से बताइए। 2.5 mm बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सोनू, बिल्कुल सही है जी, सोनू का बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बस यही फॉर्मूला है आपके लिए, बस इतना जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे इसी फॉर्मूला से आएगा, ठीक है। ये बेफिक्र रहिए, यही फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे, अब थोड़ा सा यंग्स मॉडुलस को हम लोग डिटेल में अब पढ़ते हैं। अब हम लोग यंग्स मॉडुलस को डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो हमने बताया एमएम में 2.5, हाँ जी बिल्कुल सही है ना। चलिए ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है ना, एक कांस्टेंट आता है। अब ये कांस्टेंट डिपेंड करता है कि किस किस तरह का कांस्टेंट हो सकता है ना। ये कांस्टेंट डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट आपको यंग्स मॉडुलस हो सकता है ना। ये कांस्टेंट आपका यंग्स मॉडुलस हो सकता है, ये आपका शियर मॉडुलस हो सकता है ना, शियर मॉडुलस हो सकता है, और ये आपका बल्क मॉडुलस हो सकता है ना, बल्क मॉडुलस हो सकता है। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिया था कि यंग्स मॉडुलस क्या है, शियर मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इस तीनों की तरफ चलेंगे, लेकिन बल्क मॉडुलस को थोड़ा हल्के में लेंगे क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से इसका लेना देना है। तो बेसिकली हम लोग यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस पर थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डालेंगे हम लोग अब क्या,
यंग्स मॉडुलस। अपना अभी अभी का हेडिंग है क्या? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस है ना, क्या बोलते हैं इनको? यंग का मापांक। यंग का मापांक। इसका एक और नाम है भाई जी, क्या नाम है इसका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका एक और नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, प्रत्यास्था का मापांक। इसको बोलते हैं प्रत्यास्था का मापांक, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अब यंग्स मॉडुलस तभी आएगा, इस बात को आप गांठ बांध लें। यंग्स मॉडुलस क्या है? अभी हमने बताया कि ये कांस्टेंट है ना, और ये कांस्टेंट क्या, तीन कांस्टेंट है मेरे पास, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। और ये तीनों कब आएगा? जब स्ट्रेस अपना नेचर चेंज करेगा, और जैसा स्ट्रेस होगा वैसा ही स्ट्रेन होगा। यदि स्ट्रेस मेरा नॉर्मल है तो स्ट्रेन नॉर्मल होगा, स्ट्रेस यदि शियर है तो स्ट्रेन शियर होगा, है ना। तो बिल्कुल क्या होगा? डिट्टो होगा, है ना। तो आखिर यंग्स मॉडुलस कब आता है ना? तो यंग्स मॉडुलस तभी आता है जब आपका क्या हो? नॉर्मल स्ट्रेस हो, है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस बराबर, है ना, स्ट्रेस बराबर क्या होता है? कांस्टेंट इंटू, स्ट्रेस बराबर क्या होता है? कांस्टेंट इंटू स्ट्रेन। तो हमने क्या लिया है? नॉर्मल स्ट्रेस लिया है। तो नॉर्मल स्ट्रेस लिया है तो यहां पे फिर क्या आएगा? यंग्स मॉडुलस आएगा। क्या आएगा भाई? यहां पे यंग्स मॉडुलस आएगा, है ना, यंग्स मॉडुलस आएगा। चलिए, यंग्स मॉडुलस आएगा। और स्ट्रेन कैसा आएगा आपके पास? तो नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, नॉर्मल स्ट्रेन आएगा। हमने शुरू में भी पढ़ा था, थोड़ा सा आप डिटेल में ले रहे हैं इसको। तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, यंग्स मॉडुलस को ई से डिनोट करते हैं, और नॉर्मल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आता है ना, ये आपका फॉर्मूला बन के आता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ऐसा यूनिट वगैरह भी देख लेते हैं इसको। यहां पे हम लोग इसका यूनिट वगैरह भी देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग बात करते हैं किसका? अब यूनिट का। किसका यूनिट का? यंग्स मॉडुलस के यूनिट का। तो यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस, यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस, है ना। आप एकदम निश्चित रहिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे यूनिट से बहुत आएगा। तो एक बात को याद रखेंगे, चाहे कितना भी तरह का कांस्टेंट था, यहां पे 3 कांस्टेंट लिखाया था ना, ठीक है, इस तीनों का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। इस तीनों का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। और ये यूनिट स्ट्रेस का भी यूनिट होता है, ये यूनिट स्ट्रेस का भी यूनिट होता है, ये यूनिट प्रेशर का भी यूनिट होता है। तो आपको घुमा फिरा के पूछेगा, है ना, इसे आपको घुमा फिरा के पूछेगा क्वेश्चन में कि कौन सा यूनिट किसके बराबर नहीं है या कौन किसके बराबर है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, स्ट्रेस, प्रेशर, सबका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, है ना। यंग मापांक का यूनिट वही होता है जो प्रतिबल का होता है। हाँ बिल्कुल, वही बात मैं भी बता रहा हूं, वही बात मैं भी बता रहा हूं हनुमान भाई, है ना, कि ये आपका यूनिट है। चलिए, तो हम लोग ये यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज आपको बता रहे हैं ये ना आपको किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा, है ना किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा, और ना ही कहीं पे आपको, है ना, डिटेल हो सकता है कि टीचर वगैरह बताए हों, लेकिन ये चीज किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यंग्स मॉडुलस ई जो है, यंग्स मॉडुलस क्या बताना चाहता है। कोई भी भाई बंधु एक बार कमेंट करके बताइए कि यंग का मापांक क्या बताना चाहता है ना, यंग का मापांक क्या बताना चाहता है, कोई भी यंग का मापांक क्या बताना चाहता है, जल्दी से बताइए, यंग का मापांक क्या बताना चाहता है। कोई भी भाई बंधु एक बार जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, कि यंग का मापांक क्या बताना चाहता है। चलिए ध्यान देंगे, यंग का मापांक क्या बताना चाहता है। देखिएगा, उसी में आगे लिखते हैं, इट shows the resistance
अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, है ना। मटेरियल प्रॉपर्टी, हाँ जी मटेरियल प्रॉपर्टीज तो है ना खान साहब, कृष्णा मटेरियल प्रॉपर्टीज है ना। चलिए हम इसको ये भी लिख देते हैं कि इट इज मटेरियल प्रॉपर्टी, है ना, बिल्कुल सही है, मटेरियल प्रॉपर्टी। चलिए आपके बात से हम इनकार नहीं करेंगे, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। लेकिन यंग का मापांक बताना क्या चाहता है, तो ये क्या बताना चाहता है कि डिफॉर्मेशन का जो हम ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स जब हम लगाते हैं, देखिए यंग्स मॉडुलस का रोल कब आता है, जब हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन की बात करते हैं, है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है कि लंबाई बढ़ता है या क्या होता है घटता है, लंबाई बढ़ता है या क्या होता है घटता है ना। तो मेटल जो भी आपका मटेरियल है, तो जब उसमें आप डिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस डिफॉर्मेशन को रोकने की टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, है ना। रोकने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, है ना। अच्छा एक चीज बताएं, यदि हम आपकी बात करें कि डेल्टा एल, अभी हमने फार्मूला पढ़ा क्या कि पी एल बाय ए ई, पी एल बाय ए ई अभी हमने पढ़ा। अच्छा यदि यंग्स मॉडुलस का मान ज्यादा होगा, यदि यंग्स मॉडुलस का मान ज्यादा होगा तो डेल्टा एल क्या होगा जी, ज्यादा होगा कि कम होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। यदि यंग्स मॉडुलस का मान ज्यादा होगा तो डेल्टा एल का मान ज्यादा होगा या कम होगा, जल्दी से बताइए। यदि यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा एल का मान ज्यादा होगा या कम होगा, एक बार जल्दी से बताइए। कम होगा, है ना। लालू राम बोल रहे हैं कि कम होगा। चलिए लालू आपकी बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, है ना, आपकी बात से हम इनकार नहीं कर सकते, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए ई कहां है, यंग्स मॉडुलस कहां है जी, हर में है। यदि हर का मान ज्यादा होगा, यदि हर का मान ज्यादा होगा तो आपका भिन्न का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस यदि कम होगा, यंग्स मॉडुलस यदि कम होगा तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। डेल्टा एल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। अच्छा एक चीज बताइए कि एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम और स्टील, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और स्टील, यदि इस दोनों पे सेम लंबाई, सेम सब कुछ सेम है ना, लंबाई चौड़ाई फोर्स आप सब कुछ इस दोनों मटेरियल पे सेम लगा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक एल्युमिनियम का बार है और एक आपके पास स्टील का बार है ना, सब कुछ सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो किसमें ज्यादा लंबाई आएगा बताइए जरा, कमेंट कीजिए तो किसमें ज्यादा लंबाई आएगा। यदि आप दोनों पे बराबर फोर्स लगा रहे हैं, सेम लंबाई, सेम सब कुछ सेम है, ठीक है, बस ये एल्युमिनियम का है और ये स्टील का है, और तो आप यदि फोर्स लगा रहे हैं, बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो किसमें लंबाई ज्यादा चेंज होगा, जल्दी से बताइए, एल्युमिनियम में या स्टील में, है ना। आप लोग पढ़े हैं, सर आपको पढ़ाए हैं, पटेल सर आपको ये सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, ये मटेरियल के बारे में पटेल सर आपको बता चुके हैं, है ना। जल्दी से बताइए क्या होगा एल्युमिनियम में, है ना। तो एल्युमिनियम में आपका जो आपका एल्युमिनियम है, इसका डेल्टा एल क्या होगा, एल्युमिनियम का डेल्टा एल क्या होगा, चलिए ऐसे लिखिए इसको, डेल्टा एल जो है एल्युमिनियम का ये ज्यादा होगा किससे, डेल्टा एल आपका किससे, स्टील से, है ना। बोलिए हाँ, एल्युमिनियम सबका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबका सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम का डेल्टा एल ज्यादा है, स्टील का क्या है, कम है, स्टील का क्या है, कम है। और हम जानते हैं कि जिसका डेल्टा एल ज्यादा होता है, जिसका डेल्टा एल ज्यादा होता है उसका यंग्स मॉडुलस कम होता है। बोले हाँ, जिसका डेल्टा एल ज्यादा होता है उसका यंग्स मॉडुलस कम होता है। इसका मतलब है कि मेरा जो यंग्स मॉडुलस है एल्युमिनियम का, यंग्स मॉडुलस जो है आपका किसका, एल्युमिनियम का, एल्यूमिनियम का जो आपका यंग्स मॉडुलस है ये कम होगा किसके, तो स्टील के, किसके, तो स्टील के। बोलिए हाँ, ये बात आया समझ में आपको, ये बात आपको समझ में आया कि एल्यूमिनियम का डेल्टा एल ज्यादा है,
एल्यूमिनियम का डेल्टा एल ज्यादा है तो उसका यंग्स मॉडुलस कम होगा, है ना। बताइए बात। हाँ हनुमान जी, आप मेरे बात पे आइए। क्या आपको यह बात समझ में आया? एक बार जल्दी से बताइए, ठीक है, एक बार जल्दी से बताइए, क्या यह बात आपको समझ में आया कि यहां पर एल्यूमिनियम का डेल्टा एल ज्यादा है तो इसीलिए एल्यूमिनियम का जो है यंग मापांक क्या होता है? कम होता है। यंग मापांक क्या होता है? कम होता है। यही बात तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये मेटेरियल प्रॉपर्टी है, जरूर है, यंग्स मॉडुलस मेटेरियल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बताता क्या है? तो ये बताता है क्या? रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, है ना, कि जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसको आप आसानी से डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसको हम लोग आसानी से डिफॉर्म नहीं कर सकते। यही कारण है कि स्टील जो है आसानी से डिफॉर्म नहीं होता है, आसानी से डिफॉर्म नहीं होता है ना। आया समझ में? तो चलिए कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल का आपको यंग्स मॉडुलस आपको लिखा देते हैं। ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ये होता है 210, क्या होता है जी? 210 गीगा पास्कल, है ना। यंग्स मॉडुलस जो है क्या होता है स्टील का? 210 गीगा पास्कल। कुछ कुछ किताब इसको 200 भी लिखता है ना। तो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है। ये आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है। जो भी हो 200 से 210 के आसपास रहता है, ठीक है। स्टील का यंग्स मॉडुलस 210 होता है। उसके बाद कॉपर का 100 गीगा पास्कल होता है। कॉपर का क्या होता है? 100 गीगा पास्कल होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस 70 के आसपास होता है, 70 के आसपास होता है। इसको याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। इस बात को आप नोट डाउन कर ले। खासकर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टील। स्टील आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है, स्टील आपसे डायरेक्ट पूछेगा, है ना। अब ये अभी यही बात तो हमने बताया था कि देखिए यहां पे देखिए क्या था, एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस कम होता है किससे? स्टील से। देखिए रिजल्ट भी वही बात बता रहा है कि एल्यूमिनियम 70 है और स्टील का क्या है? 210 गीगा पास्कल है ना, 210 गीगा पास्कल है। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत इसमें भाई बंधु को? जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू लिखिए एक बार, सर आगे बढ़े, कंटिन्यू लिखिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि कोई डाउट है तो डाउट आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। आइए चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है अपना क्या? सेकंड है अपना यंग्स मॉडुलस हो गया। सेकंड नंबर क्या था भाई अपना? शियर मॉडुलस, है ना, शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शियर मॉडुलस क्या बोलते हैं जी? दिदरटा का मापांक मॉडुलस, उसको शियर मॉडुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार देख लेंगे। शियर मॉडुलस, इसका एक और नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं दृढ़ता का मापांक, है ना। इट मीन्स यंग्स मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ठीक है, कह सकते हैं एक तरह से कह सकते हैं। चलिए लेकिन स्ट्रेंथ, अभी रुक जाइए, इस बात से हम अभी पूरी तरह एग्री नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। जब हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो फिर वहां पे यंग्स मॉडुलस से इसको रिलेट करेंगे, फिर वहां पे यंग्स मॉडुलस से रिलेट करेंगे, है ना। चलिए अच्छा, थोड़ा सा एक बार कोई भी एक भाई बंधु एक बार बता दें, स्टिफनेस का हिंदी यदि आप बता दें तो हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक और बताएंगे आपको। हिंदी यदि बता दें तो, नहीं तो आप लोग फिर हिंदी करते रह जाएंगे, ठीक है। एक बार स्टिफनेस का हिंदी बता दें, ठीक है, एक बार स्टिफनेस का हिंदी बता दें। स्टिफनेस, ठीक है, तो हम लोग एक बेहतरीन सा टॉपिक बताएंगे आपको,
पूछ सकता है, पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां से पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो यंग्स मॉडुलस तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे शियर मॉडुलस पर, ठीक है। कर्तन मापांक, ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं कर्तन मापांक। हाँ, स्टिफनेस का हिंदी बता दीजिए कोई भी, गूगल पे भी सर्च करके एक बार थोड़ा सा कठोरता स्टिफनेस, कठोरता हिंदी आप इस वर्ड से देखिए, मुझे वर्ड हिंदी बिल्कुल नहीं पता है। नहीं लालू राम, एक बार स्टिफनेस वर्ड बता दे तो हम थोड़ा सा बात करेंगे बेहतरीन चीज का, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे आपको, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि पूछ ले आपसे। चलिए, तो हम लोग स्टिफनेस पे ही रहने देते हैं, नहीं तो ठीक है, स्टिफनेस ही देखते हैं। बाकी आपको हिंदी पता है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा एल बराबर पी एल बाय ए ई, है ना, पी एल बाय ए ई, यही होता है। एक वर्ड आता है भाई स्टिफनेस, है ना। स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है ए ई बाय एल, इस बात को याद रखेंगे। स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है ए ई बाय एल, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, है ना। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस, ठीक है। आप लोग, मैंने सिर्फ हिंदी पूछा था भाई, ठीक है। बाकी चलिए, स्टिफनेस जो है ए ई बाय एल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टिफनेस, है ना। इसका मतलब है, एक चीज देखेंगे, इसका मतलब है कि यदि मेरा यंग्स मॉडुलस बढ़ेगा, यदि मेरा यंग्स मॉडुलस बढ़ेगा तो डेल्टा एल कम होगा, डेल्टा एल क्या होगा, कम होगा, है ना। लेकिन यंग्स मॉडुलस यदि बढ़ेगा तो स्टिफनेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यह आपसे रिजल्ट पूछ सकता है, ठीक है। स्टिफनेस क्या होगा आपका, बढ़ेगा, है ना, स्टिफनेस बढ़ेगा। तो आपसे रिजल्ट पूछ सकता है कि यंग्स मॉडुलस और स्टिफनेस में क्या रिलेशन है ना, या डेल्टा एल और स्टिफनेस में क्या रिलेशन है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। मैं साइन से ही बता देता हूं कि यंग्स मॉडुलस यदि बढ़ेगा तो डेल्टा एल क्या होगा, घटेगा, और स्टिफनेस जो है ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपसे पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे लिखा दिया, है ना। कठोरता है, ठीक है, जो भी है ना, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये आपसे पूछ सकता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि यंग्स मॉडुलस यदि बढ़ेगा तो डेल्टा एल आपका क्या होगा, घटेगा, और स्टिफनेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्ट पूछ सकता है, इस तीनों में से घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है। तो इस चीज को एकदम आप, मेरे तरफ से, मेरे पता नहीं, मेरे अंतरात्मा से ये बात बोल रहा है कि ये चीज आपसे पूछ सकता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बिल्कुल ही नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग थे शियर मॉडुलस पर। तो शियर मॉडुलस भी क्या था जी, हुक्स लॉ का क्या था, कांस्टेंट था। अभी हमने बताया कि हुक्स लॉ में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन को जो स्थापित करता है, एक कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट तीन तरह का था, यंग का मापांक, है ना, शियर मॉडुलस, और तीसरा बल्क मॉडुलस। तीसरा क्या था आपका, बल्क मॉडुलस, है ना। तीसरा आपका क्या था, बल्क मॉडुलस। तो अब शियर मॉडुलस तभी आता है जब आपका शियर स्ट्रेस आता है ना। तो हम कह सकते हैं कि शियर स्ट्रेस, हम कह सकते हैं भाई क्या, कि शियर स्ट्रेस, है ना, शियर स्ट्रेस बराबर क्या आएगा, शियर मॉडुलस इंटू शियर स्ट्रेन, है ना, शियर स्ट्रेन। कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, जैसा स्ट्रेस है वैसा ही स्ट्रेन आएगा। तो यहां शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेन आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार जो यहां पे कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, शियर मॉडुलस आएगा। ध्यान दीजिएगा, शियर स्ट्रेस को टाउ से लिखते हैं, शियर मॉडुलस को हम लोग जी से लिखते हैं, और शियर स्ट्रेन को हम लोग किससे लिखते हैं जी, गामा से। इस तरह से ये शियर स्ट्रेन का साइन है ना। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि जो जी बराबर आया ये क्या आता है, टाउ बाय गामा, है ना, टाउ बाय
गामा आता है। चलिए अब जैसे कि हमने यहां पे बताया कि यंग्स मॉडुलस क्या बताता है जी, यंग्स मॉडुलस क्या बताता है कि डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो है क्या रेजिस्टेंस है, डिफॉर्मेशन को रोकने की टेंडेंसी है ना, वही मेरा क्या बताता है, यंग्स मॉडुलस बताता है। उसी तरह शियर मॉडुलस क्या बताता है, ये भाई ये शियर मॉडुलस का क्या आखिर काम है, ये बताता क्या है, ये क्या चीज है ना, ये भी मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये भी मटेरियल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बताता क्या है, कोई भी कमेंट करे जल्दी से, है ना, कोई भी भाई बंधु कमेंट करें, बताइए कि शियर मॉडुलस क्या बताता है, जल्दी से, शियर मॉडुलस का क्या काम है। ये तो पता है कि मटेरियल प्रॉपर्टी है या कुछ भी मान होगा, लेकिन बताता क्या है शियर मॉडुलस, जल्दी से बताइए, कोई भी, कड़ापन, ठीक नहीं वो तो पहले का कमेंट है, कोई भी बताइए शियर मॉडुलस क्या बताता है। रिवीजन कीजिए सभी लोग, है ना, मैंने क्लास में कराया हुआ था, मैंने क्लास में कराया हुआ है ना, कि शियर जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है वो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है, शियर स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस किसको रजिस्ट करता है जी, जल्दी से बताइए, शियर स्ट्रेस किसको रजिस्ट करता है ना, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से, कोई भी नहीं है, ऐसे इस तरह से नहीं आएगा भाई, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, जो हम आपको बोल रहे हैं ये बात आपको डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। हमने बताया था कि सबसे पहले विकृति, सोनू कुमार लिख रहे हैं विकृति, नहीं कहां जा रहे हैं भाई, कहां जा रहे हैं, विकृति तो अलग चीज हो गया, शियर स्ट्रेस क्या बताता है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, फिर से एक बार कमेंट कीजिएगा, है ना। आज YouTube पे जितने बच्चे हैं जो भी ऐप पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनके लिए मेरे पास एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब देंगे, ठीक है, इस सवाल का जवाब देंगे, बाकी मैंने ऐप पे इस सवाल को बताया है ना, इस सवाल को हमने ऐप पे बताया है, फिर भी आज YouTube पे जो भी पहले बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए सवाल है कि ये बताइए कि पहले स्ट्रेस आया है या पहले स्ट्रेन, पहले स्ट्रेस आएगा या पहले स्ट्रेन, कौन आएगा पहले, पहले स्ट्रेस आएगा या पहले स्ट्रेन आएगा, क्या आएगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी ठीक है सोनू, बिल्कुल सही है। हनुमान जी आप पिछले 2-3 क्लास से आप लाइव नहीं जुड़े हैं, है ना, आप ऐप पे भी लाइव नहीं जुड़े हैं, हनुमान को बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप थोड़ा हट गए हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले स्ट्रेन आता है, सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रेन आता है, और स्ट्रेन को ही जो रोकता है, ठीक है, वो कौन रोकता है जी, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन को जो रोकने की टेंडेंसी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। और यदि स्ट्रेन आपका नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेन में क्या होता है जी, नॉर्मल स्ट्रेन में लंबाई चेंज होता है, तो लंबाई को रोकने की टेंडेंसी क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है ना। और यदि आपका शियर स्ट्रेन है तो शियर स्ट्रेन में क्या होता है, शेप चेंज होता है, उस ऑब्जेक्ट का आकृति चेंज होता है, और आकृति को रोकने की जो टेंडेंसी है, जो आकृति के रोकने की टेंडेंसी है उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। तो यंग्स मॉडुलस क्या रोक रहा था, डिफॉर्मेशन को रोक रहा था, इसका मतलब उसके लंबाई को रोक रहा था, जो लेंथ बढ़ना चाह रहा था उसको यंग्स मॉडुलस रोक रहा था। उसी तरह शियर मॉडुलस किसको रोकेगा जी, शियर मॉडुलस आकृति को रोकेगा, जो आकृति में जो चेंज आया है, शेप में जो चेंज आ रहा है, उस शेप के चेंजिंग को शियर मॉडुलस रोकता है, ठीक है। तो शियर मॉडुलस का क्या काम है, शियर मॉडुलस का काम है भाई क्या, आकृति को रोकना, ठीक है, आकृति को रोकना। 2 मिनट समय दीजिएगा, मेरे पापा का फोन है। हाँ हेलो, हाँ आएंगे अभी थोड़ी देर में, बस 10 क्लास लेकर आ रहे हैं, ठीक। तो हम क्या बोल रहे थे कि शियर स्ट्रेस जो आपका शियर मॉडुलस है वो आकृति में परिवर्तन जो हो रहा है उसको रोकेगा। तो हम अब एक लाइन यहां पे लास्ट लाइन लिखना चाहेंगे, है ना, क्या चीज, शियर मॉडुलस shows resistance against distortion,
डिस्टॉर्शन, है ना। हमने आकृति में परिवर्तन के वर्ड को एक स्पेशल वर्ड बोला था और वो वर्ड है क्या, डिस्टॉर्शन, है ना। तो वो क्या करता है, डिस्टॉर्शन को रोकता है। क्या करता है, डिस्टॉर्शन को रोकता है ना। चलिए यहां तक हो गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है आपके पास, तीसरा नंबर है अपने लिए, आपके स्क्रीन पर है तीसरा नंबर, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं। हिंदी पता है तो बता दीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बल्क मॉडुलस, ध्यान दीजिएगा। बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में होता है। बल्क मॉडुलस जैसे कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में कौन आता था, शियर मॉडुलस आता था। तो बल्क मॉडुलस जो है यह भी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में आएगा, लेकिन कैसा स्ट्रेस, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो बल्क मॉडुलस आएगा तो हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बराबर क्या, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। एक बार नोटेशन बता देते हैं, नोटेशन आयतन मापांक, ठीक है, बिल्कुल सही है। आयतनिक मापांक या आयतन मापांक कुछ ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है, आयतन मापांक। चलिए ध्यान देंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा वी से लिखते हैं और बल्क मॉडुलस को के से लिखते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ईवी से लिखते हैं। तो यहाँ से के बराबर हो गया सिग्मा वी बाय एप्सिलॉन वी, सिग्मा वी बाय एप्सिलॉन वी, है ना, सिग्मा वी बाय एप्सिलॉन वी। आया समझ में? अच्छा चलिए थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे, है ना, विशेष टिप्पणी और करना चाहेंगे। देखेंगे जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलिए जल्दी से, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। या नहीं भी रहना चाहे ऐसे ही रख दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, आप आसानी से बताइएगा, यदि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बढ़ा दें तो बल्क मॉडुलस बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी से बताइए। यदि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बढ़ा दें तो बल्क मॉडुलस कैसा होगा, बल्क मॉडुलस कैसा होगा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को घटा दें तो बल्क मॉडुलस कैसा होगा, है ना। ऊपर वाला बताइए, नीचे वाला जस्ट उल्टा है ना। सिर्फ ऊपर वाला बताइए, नहीं तो फिर आप लोग दोनों कमेंट करने लगेंगे। सिर्फ ऊपर वाला बताइए कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो बल्क मॉडुलस बढ़ेगा या घटेगा, इतना बताइए जल्दी से। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो बल्क मॉडुलस बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी से बोलिए क्या होगा, बल्क मॉडुलस बढ़ेगा या घटेगा। तो लालू राम जी बोल रहे हैं घटेगा। चलिए आपकी बात को हम काटेंगे नहीं, तो ये घटेगा, है ना। तो इस केस में तो ये बढ़ जाएगा, तब इस केस में तो ये बढ़ जाएगा, है ना। अच्छा एक चीज बताइए, अब आपके लिए फिर से क्वेश्चन है, आपके लिए फिर से क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है ठीक है, आपके लिए फिर से क्वेश्चन है। और आप पहले आपके लिए रिजल्ट लिख देते हैं कि आपने बोला कि वॉल्यूम में चेंज यदि ज्यादा है, वॉल्यूम में चेंज यदि ज्यादा है तो बल्क मॉडुलस भाई घटेगा, ये आपने बोला। और वॉल्यूम में चेंज यदि कम है तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखेंगे मेरे पास दो मटेरियल है, एक मटेरियल है वाटर, वाटर है ना, और एक मटेरियल है कोई मेटल है, कोई क्या है, मेटल है। यदि हम मेटल का नाम दे दें, ठीक है, यदि हम मेटल का नाम भी दे दें तो ये मेटल है स्टील, है ना। दोनों पे बराबर प्रेशर लगा रहे हैं, दोनों पे बराबर प्रेशर लगा रहे हैं, तो किसका आपको चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम वाटर का ज्यादा देखने को मिलेगा या चेंज इन वॉल्यूम स्टील का ज्यादा देखने को मिलेगा, जल्दी से बताइए किसका आपको चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, वाटर का या स्टील का,
जल्दी से बताइए, यदि आप वाटर और स्टील है दोनों पे बराबर प्रेशर लगा रहे हैं, सेम साइज का, जितना वाटर है या जितना स्टील का वजन है उतना ही हमने वाटर लिया है और दोनों पे बराबर प्रेशर लगा रहे हैं, तो वाटर में चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा आएगा या स्टील में चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा आएगा? चलिए, वाटर में ज्यादा आएगा, है ना, वाटर में ज्यादा आएगा। और यदि वाटर में, आप ही बोले हैं, हम तो कुछ बता भी नहीं रहे हैं, है ना, कि वाटर में यदि मेरा चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका बल्क मॉडुलस कम होता है। इसका मतलब है कि बल्क मॉडुलस जो है वो वाटर का कम होगा, किससे? तो बल्क मॉडुलस किसके? स्टील से, है ना, बल्क मॉडुलस किसके? स्टील से, है ना। ये बात आप आसानी से आप समझ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है ना। तो आप लोग समय देंगे, थोड़ा सा समझिए इस चीज को, कोई डाउट है तो पूछिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड यदि हम लिख दें तो बल्क मॉडुलस जो है मेरा वो पानी का, बल्क मॉडुलस जो है मेरा वो पानी का ये होता है 2.2 गीगा पास्कल, 2.2 गीगा पास्कल। और बल्क मॉडुलस जो है वो स्टील का ये होता है 160 गीगा पास्कल। क्या होता है? 160 गीगा पास्कल होता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है तो बताएं एक बार। समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताइए, मजा आ रहा है तो जल्दी से बताइए, कोई डाउट है तो वो पूछिए, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ हुक्स लॉ से, जल्दी जल्दी में, हुक्स लॉ के बाद हमने सिर्फ वहां पे इंट्रोडक्शन देखा था यंग्स मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का और किसका? शियर मॉडुलस का। आज हमने डिटेल देखा, है ना, आज हमने डिटेल देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। एक यहां पर जहरीला टॉपिक आने वाला है भाई, एक यहां पर एक जहरीला टॉपिक आने वाला है और उस जहरीले टॉपिक का नाम है पॉइजन्स रेशियो। क्या नाम है? पॉइजन्स रेशियो, है ना। एक जहरीला सा टॉपिक आने वाला है अपने पास और इस टॉपिक का नाम है पॉइजन्स रेशियो। हिंदी में भी पॉइजन ही बोलते हैं, हिंदी में भी इसको पॉइजन ही बोलते हैं, है ना, हिंदी में भी हम लोग इसको पॉइजन ही बोलते हैं। अच्छा, कोई भी भाई बंधु को एक बार कोई बता सकते हैं क्या लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में आपको याद है क्या? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में आपको याद है क्या? जल्दी से बताइए। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में कुछ याद है? क्या रिलेशन होता है भाई लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का? क्या रिलेशन होता है? कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए जल्दी से। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, बता सकते हैं क्या कोई भी? अच्छा चलिए, कोई भी बता सकते हैं क्या लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या रिलेशन है? आइए, किसी का कमेंट भी नहीं आ रहा है, क्या हो गया? अरे क्या हो गया भाई, जल्दी से बताओ, क्या प्रॉब्लम है क्या? कुछ भूल गए क्या आप लोग सभी? चलिए, भूल गए लगता है, भूल गए। एग्जाम में भूल जाएंगे तो एक नंबर जाएगा, बस बात खत्म है, ध्यान देंगे। हाँ, तो ये मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक्सियल डायरेक्शन है, ये मेरा क्या है? एक्सियल डायरेक्शन है। यदि एक्सियल डायरेक्शन की दिशा में, यदि एक्सियल डायरेक्शन की दिशा में यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, यदि हम एक्सियल एक्सिस के डायरेक्शन में यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, एक्सियल एक्सिस के एक लेस होगा तो एक बढ़ेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अरे दिलीप जीत, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं भाई पॉइजन्स रेशियो का, ठीक है, हमने पूछा लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, बस एक सिंपल सा चीज पूछा था, है ना। चलिए ठीक है, तो अभी हमने इसके क्या किया? एक्सियल एक्सिस के दिशा में, अक्षीय दिशा में हमने फोर्स लगाया है। यदि हम फोर्स लगाएंगे, है ना, तो इस जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं, या इस दिशा में जो लंबाई बढ़ेगा, इसी दिशा में लंबाई बढ़ेगा ना, तो इस दिशा में जो लंबाई बढ़ेगा, देखेंगे इस दिशा में जो आपका लंबाई बढ़ेगा,
इस दिशा में जो आपका लंबाई बढ़ेगा, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लंबाई बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है तो लंबाई बढ़ेगा, उसको ओरिजिनल लंबाई से भाग दे देंगे तो स्ट्रेन निकल के आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्य। अनुदैर्य बोलते हैं, एक को अनुप्रस्थ बोलते हैं, है ना। लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्य बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्य बोलते हैं और लेटरल को अनुप्रस्थ बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपने जो फोर्स लगाया, फोर्स के दिशा में ही आपका लंबाई में यदि चेंज आ रहा है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपने फोर्स तो लगाया है, लेकिन देखिए यहां पे इसका जो है डायमीटर भी चेंज हो रहा है। इसका डायमीटर पहले ज्यादा था, पिंक कलर से देखिए डायमीटर ज्यादा था, और जैसे आपने फोर्स लगा लंबाई तो बढ़ा, लेकिन लंबाई जैसे ही बढ़ा उसी समय डायमीटर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस डायमीटर के तरफ में जो चेंजिंग आ रहा है इसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, है ना, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। अनुप्रस्थ विकृति बोलते हैं, है ना, लेटरल स्ट्रेन। एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, लंबाई में विकृति। लंबाई में विकृति बिल्कुल सही है ना, लेकिन लंबाई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, एक्सियल एक्सिस, है ना। ये जो एक्सिस है एक्सियल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस के दिशा में जो भी चेंजिंग आएगा, स्ट्रेन आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। और बाकी उसके परपेंडिकुलर वाले में जो चेंजिंग आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ रहा है ना, लंबाई यदि बढ़ रहा है तो यहां पे स्ट्रेन का मान पॉजिटिव आएगा। स्ट्रेन का जो मान आएगा लॉन्गिट्यूडनल जो है वो पॉजिटिव आएगा, और लेटरल जो है ये नेगेटिव आएगा। हाँ? क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यदि हम बढ़ने को प्लस से दिखा रहे हैं तो घटने को माइनस से दिखाएंगे, है ना। तो यदि आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस में है तो लेटरल स्ट्रेन किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसका उल्टा भी है ना, कि यदि आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माइनस में है तो लेटरल स्ट्रेन किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा। किस में आएगा, तो प्लस में आएगा। यदि आप किसी चीज को दबा रहे हैं तो जब आप दबाएंगे, है ना, तो उसका लंबाई क्या होगा, घटेगा। जब लंबाई घटेगा तो माइनस होगा, और जब लंबाई घटेगा तो उसका डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा। डायमीटर बढ़ेगा तो प्लस होगा, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन दोनों हमेशा विपरीत नेचर का होता है। हमने स्पष्ट रूप में इस चीज को लिखाया है ना, कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन ये विपरीत नेचर का होता है ना। अब यहां पर एक नया जहरीला वर्ड जो बन के आया है, पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं, है ना, म्यू से डिनोट करते हैं या 1/m से डिनोट करते हैं, है ना। म्यू से डिनोट करते हैं या 1/m से डिनोट करते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो जो है ये होता है लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। और हमने यहां माइनस क्यों लगाया, माइनस इसीलिए लगाया ताकि आंसर किस में आ जाए, मेरा प्लस में आ जाए। क्यों, क्योंकि एक तो इस दोनों में से एक तो प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो भाई इसको भूल जाइए, एक प्लस में होगा एक माइनस में हो, तो ओवरऑल ये माइनस में होगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, है ना। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बता सकते हैं कि माइनस यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि एक दोनों का क्या है, अपोजिट। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही है कि ओवरऑल इसको हमने क्या बना दिया, प्लस में बना दिया। बस इतना ही पॉइजन्स रेशियो, है ना। पॉइजन्स रेशियो इतना ही है। तो पॉइजन्स रेशियो और कुछ नहीं, क्या है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये क्या है, यूनिटलेस है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी यूनिट इसका नहीं होता है ना। पॉइजन्स रेशियो का मान कहां से कहां तक होता है भाई, पॉइजन्स रेशियो का मान कहां से कहां तक होता है, जल्दी से बताइए। सामान्यतः पॉइजन्स रेशियो का मान कहां से कहां तक होता है, जल्दी से बताइए। पॉइजन्स रेशियो का मान 3 से 4 तक होता है। हनुमान जी लिख रहे हैं, अरे नहीं भाई हनुमान भाई क्या कर रहे हैं, 3 से 4 तो नहीं होता है। सामान्यतः पॉइजन्स रेशियो का मान -1 से लेकर
0.5 तक होता है सामान्यतः, ठीक है, -1 से लेकर 0.5 तक होता है ना। लेकिन जो आपका इंजीनियरिंग मटेरियल है, मतलब जिसको हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल, जो भी हम लोग मटेरियल के बारे में जानते हैं, उसका जो पॉइजन रेशियो है वो 0 से लेकर 0.5 होता है। ये याद रखना है, ये नहीं याद रखना है ना। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर -1 कहाँ किसका होता है, तो पॉइजन रेशियो जो है ये -1 जो है ह्यूमन टिश्यू का होता है ना। ये बायोलॉजिकल बात है, बायोलॉजी वाले सर से पूछेंगे कि सर कैसे, क्या, कब, क्यों, है ना, कैसे, कब, सर, क्यों, कहाँ, ये बायोलॉजी वाले सर से पूछेंगे, है ना। बाकी मटेरियल में जो आपका मेटल्स वगैरह, जो आपका मटेरियल है, उस मटेरियल का जो पॉइजन रेशियो है ना, वो 0 से 0.5 के बीच में होता है ना, 0 से 0.5 के बीच में होता है। चलिए कुछ पॉइजन रेशियो याद रखेंगे। जो आपका कॉर्क है, कॉर्क का पॉइजन रेशियो 0 होता है, कॉर्क का भाई पॉइजन रेशियो 0 होता है। करण पनवर लिख रहे हैं -1 से -2.5, नहीं भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है। रबड़ का होता है 0.5, रबड़ का होता है 0.5, है ना। जो आपका मेटल है, उस मेटल का होता है 0.23 से 0.33, है ना। जो आपका मेटल है ना, ये होता है 0.23 से 0.33, है ना, 0.33। किसी का कुछ कमेंट है क्या? नहीं है। और जो आपका कंक्रीट है वो 0.1 से 0.2 होता है। जो आपका कंक्रीट है ना, कंक्रीट है वो 0.1 से 0.2 होता है ना, 0.1 से 0.2 हो रहा है। एक पुस्तक में 3.4, नहीं गलत है भाई, उतना तो होगा ही नहीं, उतना तो होगा ही नहीं, मैक्सिमम 0.5 होता है, वो भी रबड़ का, है ना, मैक्सिमम 0.5 होता है, वो भी रबड़ का, है ना। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है इसमें क्या? अच्छा जरा एक चीज बताइए, पुस्तक में लिखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, जरा एक चीज चलते हैं जरा। अच्छा एक चीज बताइए, क्या हो यदि, है ना, ये देखिएगा बेहतरीन चीज है, जरा मजा आ जाएगा ये। आप आज लास्ट टॉपिक यहां पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक है भाई आज, ठीक है। कल हम लोग फिर से, कल भी क्लास होगी अपनी, कल 26 जनवरी है ना, इसके लिए आपको अग्रिम बधाई है 26 जनवरी की, है ना। लेकिन कल अपनी क्लास होगी, है ना। चलिए मेटल्स में 0.23 से 0.33, है ना, 0.23 से 0.33 होता है ना। बाकी आप थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है भाई, है ना। बाकी आपको याद नहीं रखना है कि किस मेटल का कितना होता है, बस आपको रबड़ का याद रखना है और कॉर्क का याद रखना है। कॉर्क का 0 होता है, रबड़ का 0.5 होता है। रेंज जो आपका मटेरियल है, जो इंजीनियरिंग मटेरियल के हम लोग जो भी मटेरियल की बात करते हैं, वो 0 से 0.5 होता है। लेकिन सामान्यतः -1 से क्या होता है, 0.5 होता है। -1 को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ह्यूमन टिश्यू का होता है ना। चलिए अच्छा एक चीज बताइए, म्यू यदि 0 है इसका क्या मतलब है? यदि म्यू 0 है तो इसका क्या मतलब है, जरा देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्क की, कॉर्क का म्यू 0 हो जाता है ना। देखेंगे जरा, बेहतरीन चीज बता रहे हैं आज, लास्ट जाते जाते आपको एक बेहतरीन चीज बता रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। मजा नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा, है ना। आपको भी रिपब्लिक डे की बधाई। चलिए ठीक है दिलीप जी, चलिए ध्यान देंगे। आपको यदि मजा नहीं आएगा, ठीक है, तो आप बोलिएगा, ठीक है सर आप कुछ ऐसे ही आप बोल के निकल गए, बेहतरीन चीज है। यदि म्यू 0 है, यदि हम कॉर्क की बात कर रहे हैं, तो म्यू होता क्या है जी, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है ना सर, आपने सही बोला। अब ये एक भिन्न है, ये एक भिन्न है, तो किसी भी भिन्न का आंसर 0 तभी आएगा, किसी भी भिन्न का आंसर 0 तभी आएगा जब अंश 0 हो, जब अंश क्या हो, 0 हो। इसका मतलब है कि जो मेरा लेटरल स्ट्रेन है, जो मेरा लेटरल स्ट्रेन है वो 0 होगा, है ना। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है जी, डायमीटर में चेंजिंग,
डायमीटर में चेंजिंग, और स्ट्रेन है तो चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर बराबर 0। फिर से एक भिन्न है, फिर से एक भिन्न है, तो किसी भी भिन्न का आंसर 0 कब आएगा, जब अंश 0 हो। इसका मतलब है कि डेल्टा डी बराबर क्या होगा, 0। डेल्टा डी क्या है, डायमीटर में चेंजिंग, डायमीटर में चेंजिंग है, इसका मतलब है कि डीएफ माइनस जो डी नॉट है वो 0 होगा। फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर वो क्या होगा, 0 होगा। माइनस को उस पर भेजिए, इसका मतलब है कि फाइनल डायमीटर बराबर क्या होगा, इनिशियल डायमीटर होगा। इसका मतलब है कि जो मेरा कॉर्क है, कॉर्क में आप कितना भी स्ट्रेस फोर्स लगा दीजिए उसका डायमीटर कभी चेंज नहीं होगा। अरे बाप, ये क्या बोल के निकल गए सर आप, ये क्या बोल दिए आप, है ना, ये आप क्या बात, बिल्कुल सही बोल के गए कि जो मेरा कॉर्क है, कॉर्क का जो म्यू है 0 है। म्यू 0 का मतलब है कि लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 0 है। लेटरल स्ट्रेन का मतलब है किसी भी भिन्न का आंसर 0 तभी होगा जब अंश 0 होगा। इसका मतलब लेटरल स्ट्रेन 0 होगा। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा डी बाय डी, है ना, डेल्टा डी बाय डी। यहाँ ये भी भिन्न है तो किसी भी भिन्न का आंसर तभी 0 होगा जब अंश 0 होगा। तो डेल्टा डी 0 होगा। डेल्टा डी को हमने लिखा डी एफ माइनस डी नॉट। इसका मतलब है कि डी एफ माइनस डी नॉट बराबर 0। तो डी एफ बराबर क्या आ गया, डी नॉट। इसका मतलब है कि प्रारंभिक डायमीटर और अंतिम डायमीटर में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। प्रारंभिक डायमीटर और अंतिम डायमीटर में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप कितना भी फोर्स लगा दीजिए उसके डायमीटर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यही कारण है कि जब हम लोग वाइन का डब्बा देखते हैं, है ना, वाइन का डब्बे को जब हम लोग देखते हैं भाई, ये इस तरह का रहता है वाइन का डब्बा। ये वाइन का डब्बा कुछ ये वाइन का कुछ इस तरह डब्बा रहता है और यहाँ पर आपका कॉर्क रहता है ना। यहाँ पे आपको वाइन के डब्बे में यहाँ पे कॉर्क से उसको, ये आपका वाइन का डब्बा है, बोतल है, डब्बा तो नहीं, वाइन का बोतल होता है, वाइन का बोतल है। और यहाँ पे ये क्या लगा होता है, कॉर्क लगा होता है। इसीलिए कॉर्क लगाते हैं ताकि उसको आप कितने भी तेजी से जिसको खींचें, है, या कितना भी आप उसको पुश करें या बाहर निकालें, इसका डायमीटर कभी चेंज नहीं होगा। यदि क्या होगा, डायमीटर चेंज हो जाए, अरे डायमीटर चेंज होगा तो वाइन ही निकल जाएगा। अल्कोहल है जी, ये क्या है, अल्कोहल है ना। तो अल्कोहल क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा, अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉर्क लगाते हैं कि आप कितना भी आप उसको फोर्स लगा दें, डायमीटर तो चेंज ना होगा भाई, है ना। क्या ये बात आया समझ में, क्या ये बात आया समझ में, जल्दी से बताइए, क्या ये बात आया समझ में, जल्दी से बताइए तो हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। अब जल्दी से बताइए, आया समझ में, मजा आया। कॉर्क क्या होता है, जवाब मिल गया कॉर्क का। दिलीप जीत मजा, दिलीप जी जब आया समझ में कॉर्क क्या होता है, जल्दी से बताइए। अब कॉर्क समझ में आ गया, चलिए तो चलिए भाई बंधु, सभी लोग गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को, है ना। देश के अच्छे नागरिक बनेंगे हम लोग, यही है। तो इंजीनियरिंग हब की तरफ से भाई, इंजीनियरिंग हब की तरफ से कल के लिए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए ऑफर है। सभी लोग जुड़ें, अपनी तैयारी को अच्छे से करें। हम लोगों की पूरी 10 लोगों की फैकल्टी की टीम लगी हुई है ना, आपके मेहनत के पीछे, है ना। तो आप लोग तो मेहनत करेंगे, आप मेहनत करें, हम आपके साथ हैं, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कीजिए, धन्यवाद। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, दवा की बोतल पे जो ढक्कन आता है रबड़ के जैसे, उसे ही कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद भाई। सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं अब।